पिछली क्लास में हम लोगों ने 4 सवाल लिया था कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र से। फिर मैंने 4 सवाल लिया है। ये वही सवाल हैं जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और तुम अपने बोर्ड एग्जाम का रूल जानते हो कि कभी नया सवाल नहीं देता है, पिछले ईयर के सवालों को ही देता है। इसलिए तुम सारे बुक में जितना पहले वही सवाल लगाओ जो कभी न कभी पूछा है, उसका एक कलेक्शन कर लो, उसके बाद जो सवाल है उस पर ध्यान दो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में नया सवाल नहीं देता, वही पुराना सवाल देता जो पिछले ईयर एग्जाम में पूछा गया। आगे देखो, इसमें पहला सवाल है, निम्न में स्रोतों के केंद्रों से प्रेक्षक बिंदु की दूरी आधी कर देने पर प्रेक्षित विद्युत क्षेत्र का मान कितना रह जाएगा। समझ गए? मतलब कह रहा है कि जहां पे तुम्हें विद्युत क्षेत्र कह दिया, मतलब जहां पे तुम्हें विद्युत क्षेत्र निकालना है जिस बिंदु पर, समझ गए? मतलब मैं मान लो यहाँ पे हूं, हमें विद्युत क्षेत्र वहां पे निकालना है, तो उसी को दिया है कि स्रोतों के केंद्रों से प्रेक्षक बिंदु की दूरी। प्रेक्षक किसे कहते हैं? तो प्रेक्षक और प्रेक्षण बताया जाता है कि मतलब मैं देख रहा हूं जहां पे वैद्युत क्षेत्र, मैं प्रेक्षक हो गया और जहां पे निकालनी है वो प्रेक्षित बिंदु हो गया। तो देखो, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है तुम्हारी बिंदु आवेश के कारण, उसका फार्मूला क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर। यही होता है ना, Q बटा R स्क्वायर, यही होता है। समझ गए? तो आप ये सब क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्या है? नियतांक है। समझ गए? ये नियतांक है। Q का मान नहीं दिया, अर्थात Q का मान भी सेम है दोनों स्थिति में, या Q का मान भी नियत है, इसमें Q का मान नहीं दिया है। समझ गए? अर्थात यदि मैं इसको देखूं तो E प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? 1/r स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा ना, 1/r स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता R के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। अब इसमें दे रहा है कि बिंदु पर आधी हो जाएगी, केंद्र से प्रेक्षक बिंदु की दूरी आधी कर देने पर, यानी कि R को क्या कह रहा है? जिस दूरी पे तुम निकाल रहे हो वही R है ना, तो R को ये क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार R को ये कह दे रहा है R/2, आधा कर दे रहा है। समझ गए? तो अब R की जगह पे क्या लिखोगे तुम? E बराबर या प्रोपोर्शनल 1/r की जगह पे R/2 का होल स्क्वायर, E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर बटा 4, ये ऊपर चला जाएगा, E प्रोपोर्शनल टू 4/r स्क्वायर। अगर इसी चीज को तुम लिखो E प्रोपोर्शनल टू 4 गुणे 1/r स्क्वायर हो गया, ऐसे लिख सकते हो। समझ गए? तो इस कंडीशन में क्या निष्कर्ष निकलेगा? इस कंडीशन में निष्कर्ष यही निकलेगा कि जब तुम प्रेक्षक बिंदु की दूरी आधी कर देते हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 4 गुनी हो जाती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है? 4 गुनी। पहले क्या थी? 1/r स्क्वायर प्रोपोर्शनल था, अब क्या हो गया जी? 4 आ गया, तो 4 गुनी हो जाती है। जब तुम दूरी को आधी करते हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है? 4 गुनी हो जाती है। रूल हो गया। समझ गए? अगर तुमसे कोई पूछता है कि अगर तुम दूरी को, जहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, अगर तुम दूरी को आधी करते हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। ये किसके कारण है? तो बिंदु आवेश के कारण। हमने पहली पॉइंट लिया है, ये बिंदु आवेश का केस है। समझ गए? बिंदु आवेश, बिंदु आवेश का ही फार्मूला ने लिखा है मैंने, ये बिंदु आवेश का ही तो फार्मूला है। तो बिंदु आवेश के कारण ये बिंदु आवेश का केस हो गया और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई? 4 गुनी हो गई। तुम्हें हमेशा याद कर लेना होगा। समझ गए? तो अब इसके आगे इसका दूसरा सवाल करेंगे। चलो दूसरा सवाल यहीं पे मैं कर दे रहा हूं, दूसरा, या मिटा देता हूं, दूसरा यहीं पे कर रहा हूं, लिख दो। दूसरा क्या टॉपिक है? विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। देखो, विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति या निरक्षीय किसी एक को, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला बताओ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वैद्युत द्विध्रुव दे दिया तो वैद्युत द्विध्रुव वाली ना तीव्रता निकालोगे। तो E बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नहीं 2p बटा r स्क्वायर, r क्यूब। अब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर क्या है नियतांक, समझ गए। अब E किस पे निर्भर करेगा जी, E निर्भर करेगा r क्यूब पे। 2p का मतलब p अगर नहीं दिया है तो E निर्भर करेगा, p नहीं दिया हमें, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण नहीं दिया है, तो सीधे हम E प्रोपोर्शनल टू r क्यूब कर लेंगे। तो अब देखो, अब सवाल में क्या कह रहा है प्रश्नानुसार कि r को क्या कर दे रहा है, r को आधा कर दे रहा है, तो आधा कर दो, r बराबर r/2। तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r के जगह पे r/2 पूरे का होल क्यूब। तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब बटा के 8, ये 8 ऊपर चला जाएगा, यानी ये इंप्लाइज कर जाएगा E प्रोपोर्शनल टू 8 गुणे 1/r क्यूब, ये मिल जाएगा ना। अब यहाँ से क्या फार्मूला मिलेगा, यहाँ से फार्मूला मिलेगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जब दूरी को तुम आधी करते हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 8 गुनी हो जाती है, समझ गए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है 8 गुनी हो जाती है। ये दोनों रूल हो गए, नियम हो गए, तुम्हें याद रखना है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब दूरी को आधी करते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या परिवर्तन होता है, शून्य हो जाती है, अपरिवर्तित रहती है, आधी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, समझ गए। तो ये केस, ये दोनों केस देख लेना, दोनों स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखा जाता है, समझ गए। तो अब इसके आगे तीसरी पॉइंट देखेंगे, समझ गए। ये जो तीसरी पॉइंट है ना, अनंत आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत आवेशित चादर तुम्हारा आता है वैद्युत ये फ्लक्स तथा गॉस के नियम में, और अनंत चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे बता दूं। तीसरी पॉइंट तुम्हारी क्या है, तीसरी पॉइंट है अनंत आवेशित चादर। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, ऐसा कुछ होता है, देख लेना। अनंत आवेशित चादर के कारण मतलब जो भी होता होगा उसमें R नहीं होता है, तो हमें लिखना है कि अनंत आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है, समझ गए, उसमें दूरी होता ही नहीं है, तो दूरी पर निर्भर नहीं करती है, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपरिवर्तित रहेगा, मान कोई बदलेगा ही। जब R है ही नहीं तो मान में परिवर्तन नहीं होगा, समझ गए। जब R नहीं है तो मान में क्या परिवर्तन नहीं होगा। आगे चलो, इसमें आगे वाला सवाल लगाते हैं। अच्छा सवाल था, पूछ सकता है। दूसरा सवाल इसका पांचवा, छठा सवाल है, एक विद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, लंबाई को L से, L बराबर क्या दिया है 4 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, L बराबर 4 × 10⁻² मीटर हो। आगे, कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र में 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम अर्थात E दे दिया, तो E बराबर 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। आगे से 30 अंश के कोण पर थीटा बराबर 30 अंश दे दिया। 30 अंश के कोण पर रखने से 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर तुम्हारा बल आघूर्ण का मात्रक होता है। न्यूटन मीटर किसका मात्रक होता है जी, बल आघूर्ण, और यहाँ पे लिखा भी है बल आघूर्ण लगता है। तो टाउ बराबर 9 × 10⁻², 9 × 10⁻² हो गया है। टाउ का मान है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर किसका मान होता है जी, बल आघूर्ण लगता है, बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हो, टाउ दिया है ना, 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर। अब देखो हमें बताना क्या है, इस सवाल में बताना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब P का मान बताना है, समझ गए। हमें क्या बताना है, P का मान बताना है। और तुम जानते हो कि टाउ बराबर होता है PE sin थीटा। टाउ बराबर क्या होता है, PE sin थीटा। अब P हमें बताना है, तो कैसे बताओगे,
तो फार्मूला अगर हम टाउ बराबर देखें, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, थीटा पता है, समझ गए। अब इसमें हमें ई भी दिया है, टाउ भी दिया है, पी निकाल लो, हो गया, समझ गए। पी निकाल लो, हाँ पी निकाल लो। यल क्यों दे रखा है फिर, पी बराबर 2QL होता है, यल क्यों दे रखा है फिर। चलो तो यहाँ पे हम बल आघूर्ण टाउ बराबर फार्मूला लगाएंगे पी ई साइन थीटा। तो टाउ का मान दिया है 9 × 10⁻2 बराबर पी का मान हमें बताना है गुणे ई का मान 10 × 4 10⁻4 और साइन थीटा, थीटा का मान क्या है। चलो अभी देख रहे हैं क्यों दिया है, अभी उसको भी लगाएंगे। ये P बराबर क्या आ जाएगा, P बराबर 9 × 10⁻2 बराबर P × 10⁻4 साइन 30 अंश का मान 1/2, 2 का गुणा कर 9 × 18 × 10⁻2 और है बटा में आ जाएगा 10⁻4 बराबर P। तो P बराबर हो जाएगा 18 × 10⁻2 × 10⁻⁻4, यानी P बराबर आ जाएगा 18 × 10⁻2 और P का मात्रक क्या होता है 2QL कूलाम मीटर होता है, तो इतना कूलाम मीटर हो जाएगा, इतना कूलाम मीटर, समझ गए। ये -6 आंसर दिया, देखिए होगा -6 आंसर दिया है, तो -6 आंसर। अब P बराबर एक और फार्मूला होता है, यहाँ पे मैं चेक कर लूं, P बराबर 2QL होता है, 2QL, यानी L दे दिया, Q का मान, समझ गए। Q का मान हम किसी तरह से निकाल लेते हैं, ध्यान देना, अगर Q का मान निकाल लेते तो यहां से भी हम कर सकते थे। अब E बराबर F बटा Q, काट देगा, ये 5 × 10⁻8 कूलाम, तो ये Q बराबर दिया है, Q बराबर क्या दिया है 5 × 10⁻8 कूलाम। आगे बिंदु आवेशों से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट हो। E बराबर 450 वोल्ट प्रति मीटर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ये भी होता है, ध्यान देना, वोल्ट प्रति मीटर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। कक्षा 10 में यही वोल्ट प्रति मीटर ही पढ़ते थे। तो 450 वोल्ट प्रति मीटर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कितनी दूरी पर, यानी R पूछा है, क्या पूछा है, इतना कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी, समझ गए। तो इसमें हाँ, तो R पूछा है, तो इसमें देखो हम क्या लगाएंगे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वही ना, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला E बराबर होता है 1/4πε0 Q बटा R²। E का मान दिया है 450 बराबर 1/4πε0 का 9 × 10⁻9, Q का मान 5 × 10⁻8 बटा R², इधर करो, R² बराबर हो जाएगा 9×5 = 45 × 10⁻1 मतलब 10 केवल, और अपान 450, यही हो जाएगा ना, ये कट, अरे सब कट गया। R² बराबर 1, R बराबर करड़ी में 1, R बराबर 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी पर, समझ गए, 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होगा। ये तो आसान था, इस तरह तुम लगा लोगे, तो बहुत आसान है, समझ गए, इस तरह। अब चलो 8 नंबर पे चलते हैं। 8 नंबर थोड़ा अच्छा सवाल है। 8 नंबर में क्या कह रहा है, 10 माइक्रोकूलाम तथा -10 माइक्रोकूलाम है। म्यूसी का मतलब माइक्रोकूलाम होता है, कभी कभी पेपर में भी दे देता है, म्यू है, म्यू का चिन्ह है। माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी 1 मीटर है, इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो क्या बोल रहा है सवाल में,
देखो दो बिंदु आवेश दिया है, तो मैंने मान लिया कि एक बिंदु आवेश ए पर है, एक बी पर है। यहाँ पर कौन सा है जी, यहाँ पे 10 माइक्रोकुलाम है, यहाँ पे कितना माइक्रोकुलाम है, -10 माइक्रोकुलाम है। हो गया। तो आगे कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इनके बीच की दूरी क्या है, 1 मीटर, 1 मीटर है। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, मध्य बिंदु ये हो गया, मध्य बिंदु तो ये दूरी कितना हो जाएगी, 0.5 हो जाएगी। मध्य बिंदु बोल दिया तो 0.55 हो जाएगी ना, 0.5। तो मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालो और दूसरी को जोड़ दो, क्योंकि दोनों की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम आएगी। आवेश से कोई मतलब नहीं है, समझ गए। आवेश तो आकर्षण बल को बता रहा है, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो इसके कारण बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लो और E बराबर E1 प्लस E2 यानी कि 2E1 हो जाएगा। समझ गए, दोनों सेम आएगा ना। तो चलो लगा लेते हैं इसको। देखो इसमें 10 माइक्रोकुलाम के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 माइक्रोकुलाम के कारण क्या हो जाएगी, तो E बराबर 1/4πε0 Q बटा, तो Q का मान क्या है, लिख लेता हूँ, ये सवाल ही लिख लेता हूँ, ये फार्मूला 1/4πε0 का मान 9 × 10 की घात 9, 9 × 10 की घात 9 गुणे Q का मान क्या है 10 अपान R का मान क्या है 0.5 का होल स्क्वायर, यही होगा ना। E1 ये हम बोल देते हैं इसको E1, चूंकि E1 और E2 दोनों बराबर होंगे, क्योंकि 10 इधर भी है, दूरी भी वही है, E1 और E2 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 धन E2, यानी कि E बराबर E1 और E2 बराबर हैं, E1 धन E1, ये ब्रैकेटों में लिख लेना, चूंकि E1 बराबर E2 है तो E बराबर आ जाएगा 2E1, E बराबर क्या आ जाएगा 2E1, तो E बराबर हो जाएगा 2 गुणे E1 का मान क्या निकालेंगे, 9 × 10 की घात 9 गुणे 10 अपान 0.5 गुणे 0.5, ये हो जाएगा। अब देखो इसको हम कटाएंगे तो E बराबर हो जाएगा यहां से ये 9 दूना 18 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 10 और अपान में हाई क्या है 5 × 5 = 25, 0.25 गुणे 100 गुणे 100 कर दो, समझ गए। तो ये हो जाएगा E बराबर 18 गुणे 10 की घात 10 × 2 = 12 और ये कितना हो जाएगा 25। तो अब E बराबर आ जाएगा यहाँ से 18 × 10 की पावर 10, हाँ 18 × 10 की पावर 10 हो जाएगा, 25 चौक का 100, हाँ ऐसे लिख दो, हाँ लिख देना चाहिए था हमें, 10 की पावर 10 हो गया तो इधर यहाँ 100 हो गया, ये निकाल दिए दो थे और ये 25 हो गया। वैसे भी कटा सकते थे, वैसे भी कटा दो, 25 चौक का 100, 18 चौक का 18 चौक 72 गुणे 10 की घात 10। एक अंक पे दशमलव हमेशा रखते हैं, एक अंक पे दशमलव रखने के लिए क्या करोगे 10 का गुणा करोगे, 10 का भाग करोगे, तो 10 का भाग गुणा और गुणे 10 की घात 10 है, तो 10 का जब भाग करोगे दशमलव एक स्थान पे लग जाएगी और ये वाला 10 जाके उसमें जुड़ जाएगा, 10 की घात 11 न्यूटन प्रति कूलम, ये हो जाएगा तुम्हारा न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये आ जाएगी। तो इस तरह जो है हम लगा लेंगे इस सवाल को। चलो शेष और हम 4 लेंगे और इसको आगे हल करेंगे, समझ गए। तो ऐसे ही 4 क्वेश्चन लेते रहो और हल करते रहो।